हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गर्ग है और आज हम बात करने वाले हैं कि एक ही बीमारी के लिए डॉक्टर्स अलग-अलग टेस्ट क्यों कराते हैं या किसी एक डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए पहले एक टेस्ट, फिर दूसरा टेस्ट, फिर तीसरा टेस्ट और कई बार काफ़ी सारे टेस्ट उसी एक चीज़ के लिए हो जाते हैं। उसी एक चीज़ के लिए काफ़ी सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या ये डॉक्टर्स इसको पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं या कोई और एक्चुअली रीज़न है? तो एक्चुअली एक व्यूअर ने मुझसे पूछा भी था, रिक्वेस्ट की थी कि मैं इकोकार्डियोग्राफी के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो मैं आज कार्डियक डिजीज़ को लेके ही या उसका एग्जांपल लेके ही ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों एक ही बीमारी के लिए हम लोग अलग अलग टेस्ट कराते हैं। इकोकार्डियोग्राफी मैं बताऊं, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ज़्यादा इकोकार्डियोग्राफी करने के लिए आपको 3 साल पहले एमडी और फिर उसके बाद 3 साल डीएम करना होता है, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, और उसके बाद आप इकोकार्डियोग्राफी कर पाते हैं। तो ये 5-10 मिनट की वीडियो में तो पूरा इकोकार्डियोग्राफी कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट आई विल ट्राई कि मैं जितना बता सकूं आपको इन चीज़ों के बारे में। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो हम लोग एक बीमारी को डायग्नोस करने के लिए अलग अलग टेस्ट क्यों कराते हैं, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। ये दोनों चीज़ों को, और एक होता है प्रिडिक्टिव वैल्यू। ये तीन आपको वर्ड्स, थोड़े मेडिकल टर्म आपको समझनी पड़ेगी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि अगर किसी में कोई बीमारी है तो जो हम पर्टिकुलर टेस्ट करा रहे हैं उसका कितना परसेंट चांस है कि वो उस बीमारी को पकड़ पाएगा। दिस इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी। स्पेसिफिसिटी होती है कि अगर किसी के अंदर कोई बीमारी नहीं है तो उस टेस्ट को करने के बाद कितना परसेंट ऐसा चांस है कि वो ये बता सकता है कि हाँ, ये बीमारी नहीं है, यानी नेगेटिव साइड में। और प्रिडिक्टिव वैल्यू ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है कि किसी बीमारी को पकड़ने की कितनी परसेंट क्षमता है या किसी बीमारी को एक्सक्लूड करने की कितनी परसेंट उस टेस्ट की क्षमता है या कैपेसिटी है। कोई भी टेस्ट आपका 100% ये नहीं होता। मैं जैसे आगे आपसे बात करूँगा तो मैं बताऊँगा हर टेस्ट की अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, हर टेस्ट की अलग अलग स्पेसिफिसिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, सपोज़ किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ है ना, कि सपोज़ एक 40-50 ईयर्स ओल्ड लेडी है जिसको कि चेस्ट पेन हुआ है ना। अब हम उसके अंदर क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं या क्या क्या बीमारी सोच सकते हैं। सबसे पहले तो चेस्ट पेन मतलब हार्ट अटैक ही आप सोच सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। दूसरा, चेस्ट पेन के लिए आप कई बार कोलिलिथियासिस, जो आपके गॉल स्टोन होता है, उसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। तीसरा, पेंक्रेटाइटिस की वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। चौथा, गैस्ट्राइटिस की वजह से, जो सिंपल आम भाषा में बोलते हैं गैस हो गई, उसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। और भी काफ़ी सारे एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने पे, परफोरेशन, काफ़ी सारी चीज़ें होने पे चेस्ट पेन हो सकता है। बट हमको अब किस पेशेंट में कौन सा टेस्ट कराना है और कितने टेस्ट कराना है, ये डिपेंड करता है पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन पे। क्लिनिकल कंडीशन मतलब कि चेस्ट पेन तो है, उसके साथ में और क्या प्रॉब्लम है। जैसे सपोज़ चेस्ट पेन के साथ पेशेंट को स्वेटिंग हो रही है, पेशेंट का दिल बहुत धक धक करके ऐसे धड़क रहा है, पेशेंट को पसीने आ रहे हैं, पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन हो रहा है, वो रेडिएट हो रहा है लेफ्ट शोल्डर की तरफ या एल्बो की तरफ, तो देयर इज़ हाई चांस दैट पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम है, कार्डियक मतलब पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम ईसीजी कराएंगे, जो कि बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। सपोज़ आपकी ईसीजी इस कंडीशन में नेगेटिव आ गई, मतलब ईसीजी नॉर्मल आ गई है ना। जैसा आप अगर गूगल करके देखेंगे तो ईसीजी की पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कम है, ईसीजी की सेंसिटिविटी 30-40% ही है केवल, लेकिन स्पेसिफिसिटी काफ़ी ज़्यादा है, यानी 80-90% उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ, ये एक्सक्लूड करने की क्षमता उसमें ज़्यादा है। और मोर इम्पोर्टेंटली, ईसीजी एक ईजिली अवेलेबल टेस्ट है जो कि बहुत ही कम पैसों में हो सकता है ना। तो अगर वो एक कम पैसों वाला टेस्ट करके हम कोई बड़ी बीमारी को एक्सक्लूड कर सकते हैं तो वो भी हमारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। बट अगर सपोज़ उसके अंदर ईसीजी नेगेटिव आ गई है, बट डॉक्टर को हाईली सस्पिशियस लग रहा है कि नहीं, ये हार्ट अटैक ही लग रहा है, और क्योंकि हार्ट अटैक जो होता है उसके अंदर टाइम इज़ मनी। यार मैं कहूँगा आपको कि आप एक बार, मेरा पहले वाला एक हार्ट अटैक के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के ऊपर, तो मैं चाहूँगा कि आप वो वाला वीडियो भी मेरा देखें।
तो उसके अंदर मैंने बताया कि टाइम इज़ हार्ट, जस्ट लाइक टाइम इज़ ब्रेन, उसी तरीके से टाइम इज़ हार्ट। तो आप जितना लेट करेंगे इसको डायग्नोस करने में या ट्रीट करने के अंदर, उतना ज़्यादा पेशेंट के हार्ट के अंदर डैमेज होने का चांस है। तो उस समय आप इकोकार्डियोग्राफी करके तुरंत पेशेंट का हार्ट देख सकते हैं। ईसीजी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ईसीजी जो होता है वो हार्ट के सिग्नल्स को कैच करता है। हार्ट की जो एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उससे वो वेव फॉर्म्स बनते हैं आपके, है ना। तो कुछ कुछ पेशेंट्स के अंदर ईसीजी में नॉट डायग्नोस हार्ट अटैक, जो कि इको आपको बता सकता है। और जितना जल्दी मैंने बोला कि आप इको करेंगे उतना जल्दी, मतलब जितना जल्दी डायग्नोस करेंगे उतना जल्दी आप ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे। ठीक है। तीसरा होता है कि हमारा इसी सीरीज़ में मैं अगर आगे बढ़ूँ तो एंजियोग्राफी, यानी कि आप पेशेंट की आर्टरी से हाथ की या पाँव की जो धमनी होती है जिससे ब्लड आपकी बॉडी में पहुंचता है, उसी के अंदर एक वायर डाल के उसके थ्रू आप एक्सरे के अंदर देखते हुए जाते हैं और कोरोनरीज तक, यानी हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो वेसल्स होती हैं उनको देखते हैं। और अगर उसके अंदर ब्लॉकेज है तो आप उसको हटा भी सकते हैं, आप उसको ओपन भी कर सकते हैं, उसमें स्टेंट भी डाल सकते हैं। तो एंजियोग्राफी, अब जैसे मैंने बताया पहले ईसीजी हुआ फिर इको हुआ, नाउ एंजियोग्राफी। अब आप बोलेंगे कि जब दो चीज़ों से पता चल गया तो थर्ड चीज़ क्यों कर रहे हैं। तो एंजियोग्राफी केवल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर नहीं है, उसके थ्रू आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। एंजियोग्राफी करके ही आप एंजियोप्लास्टी करते हैं, यानी पहले आप देखते हैं कि वेसल में कहाँ पे ब्लॉकेज है और फिर उसी वेसल के अंदर जाके जो स्टेंट आप जो घुसाते हैं, जो एक बैलून टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है, तो जिससे कि वो धमनी को खोल देता है, तो फिर ये एंजियोप्लास्टी हो जाती है ना। तो मैं कहूँगा कि इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है डॉक्टर के क्लिनिकल डिसीजन पे और दूसरा अवेलेबिलिटी पे। हर हॉस्पिटल में हो सकता है इकोकार्डियोग्राफी हो ही ना, हर हॉस्पिटल में हो सकता है एंजियोग्राफी हो ही ना, एंजियोप्लास्टी की व्यवस्था ही ना हो। तो उस कंडीशन में हमको कई बार थ्रोम्बोलाइज करना पड़ता है ना। थ्रोम्बोलाइज अगेन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। थ्रोम्बोलाइजेशन मतलब कि आप उसको ऐसी मीन्स मेडिसिन दे दें जिससे कि ब्लड का क्लॉट जो जमा है, जिसकी वजह से आपकी धमनी के अंदर या हार्ट के अंदर ब्लड नहीं पहुंचता, जिस क्लॉट की वजह से आप वो उसको गला देते हो, आप उसको मेडिसिन से थ्रोम्बोलाइज कर देते हो, मतलब कि उसको एक तरीके से चूदा चूदा करके हटा देते हैं आप उसको। बट ये जो मेडिसिन है ये केवल हार्ट में तो नहीं जा रही, ये ब्रेन में भी जा रही है, ये लंग्स में भी जा रही है, ये आपके पाँव में भी जा रही है, किडनी में भी जा रही है। तो इससे लेकिन हेमरेज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ब्रेन हेमरेज हो सकता है आपको, है ना, किडनी में हीमेचूरिया हो सकता है। तो अगेन ये हमको मेडिसिन ऐसे ही नहीं दे देनी है, इसका हमको देखना है कि इससे होने वाला बेनिफिट ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। किसी को हार्ट अटैक हुआ है, कन्फर्म है कि वो हार्ट अटैक हुआ है, तो फिर इसको देना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि पेशेंट को ज़िंदा रखना, नहीं तो पेशेंट बचेगा ही नहीं। लेकिन किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ और हमने ये सोच के दे दिया कि हार्ट अटैक हुआ है, अब उसको हार्ट अटैक तो नहीं हुआ था तो कुछ खास फ़ायदा तो हुआ नहीं, लेकिन अगर उसको ब्रेन हेमरेज हो गया तो नुकसान हो सकता है उसको उस मेडिसिन से। तो इसीलिए ये चीज़ एक्सक्लूड कर लेना बहुत ज़रूरी है कि उसको उसी मेडिसिन की ज़रूरत है और उसको वो बीमारी है एक्चुअल में। हम गलती से कोई ऐसी चीज़ ना दे दें जिसका नुकसान हो जाए और उसको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए हम 2-3 तरीके से उसको एक्सक्लूड करते हैं, जैसे मैंने बताया ईसीजी किया, इकोकार्डियोग्राफी किया, एंजियोग्राफी अगर अवेलेबल है तो किया। अगर कुछ पेशेंट्स कुछ हॉस्पिटल्स में एंजियोग्राफी नहीं होती तो ब्लड के भी कुछ टेस्ट आजकल आ गए हैं, जैसे कि कार्डियक मार्कर्स होते हैं, CPK-MB, CPK, ट्रॉप-T, ट्रॉप-I, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें, NT-proBNP, इस तरीके से काफ़ी ब्लड मार्कर्स भी हैं जो कि आपको इंडिकेट करते हैं कि यस इट कुड बी हार्ट अटैक, है ना। तो ये तो जस्ट मैं एक आपको हार्ट अटैक का मैंने एग्जांपल दिया। इसी तरीके से कुछ पेशेंट्स के अंदर लिखा जाता है TMT करना है या होल्टर करना है, इसी, या कुछ पेशेंट्स में पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है, या किसी के अंदर कार्डियो पेसमेकर के साथ में डिफिब्रिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगेन मैं जैसे बताया कि सपोज आपका इको आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी आपकी दिखा रहा है कि हार्ट कितना अच्छा पंप कर रहा है, पंप कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो इसी तरीके से जो ECG का जो हायर वर्जन है वो होता है कि आप स्ट्रेस ECG करते हैं, या इको का जो हायर वर्जन होता है वो होता है स्ट्रेस इको करते हैं। स्ट्रेस का मतलब कि आप बॉडी को थोड़ा स्ट्रेस दे रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम नॉर्मल, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ
तो अभी हो सकता है मेरी एनर्जी, अगर आप माने कि मेरी एनर्जी 100 खर्च हो रही है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो जब मैं दौड़ूंगा तो क्या मेरी एनर्जी 100 खर्च होगी? नहीं, हो सकता है उस समय मेरी एनर्जी 500 खर्च होगी। तो इसी तरीके से जब मैं बैठा हुआ हूँ तो सपोज़ हार्ट को आपको 100 ml पंप करना पड़ रहा है। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये फिगर्स सही नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं बैठा हुआ हूँ तो हो सकता है हार्ट को 100 ml सपोज़ ब्लड पंप करना पड़ रहा है। तो जब मैं दौड़ूंगा तो क्या वो 100 ml से होगा? नहीं, तब उसको 500 ml हो सकता है पंप करना पड़े। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कि नॉर्मल जब वो बैठे होते हैं या सोते होते हैं या मतलब कुछ काम नहीं करते हैं तो उनका हार्ट ठीक ठाक काम करता है। बट वही पेशेंट जब कोई मेहनत वाला काम करता है, सपोज सीढ़ी चढ़ रहा है, कुछ सामान उठा रहा है, तो उनको हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। तो ये देखने के लिए कि जब ये मेहनत करेंगे या काम करेंगे तो इनको हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए स्ट्रेस ईसीजी या स्ट्रेस इको का एक कंसेप्ट है कि उनको कुछ पेशेंट्स में हम दौड़ते हुए ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं उनको, एंड देन हम उनकी ईसीजी लेते हैं, साथ में इको करते हैं, तो उसको टीएमटी बोला जाता है। और कुछ पेशेंट्स में हम मेडिसिन देके पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ाते हैं, यानी कि हम केमिकल देके उनको इस तरीके से महसूस कराते हैं बॉडी को कि जैसे कि वो बहुत ज़्यादा दौड़ रही है या बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ रही है, जिसको कि हम स्ट्रेस इको बोलते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा डोब्यूटामिन स्ट्रेस इको है करके। तो इन चीज़ों का अपना अलग रोल है। नाउ व्हाट इज़ होल्टर, हम होल्टर क्यों कराते हैं? अगेन मैंने जैसे बताया कि इकोकार्डियोग्राफी आपकी हार्ट की पंपिंग दिखा सकती है, लेकिन साथ में एक चीज़ होती है जो कि होती है हार्ट की रिदम यानी कि आपकी हार्ट बीट आपकी किस तरीके से चल रही है, ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी मूवीज़ वगैरह में ऐसे ऐसे करके मीन्स ईसीजी को दिखाया जाता है। तो ये एक नॉर्मल पैटर्न है ऐसे ऐसे करके, बट कुछ पेशेंट में ऐसे ऐसे चल सकती है, कुछ पेशेंट में एक के बाद चले ही ना या थोड़ी देर के बाद चले। तो ये रिदम डिस्टर्ब होने से भी पेशेंट की जान जा सकती है ना। इसका ये एक अपना पूरा अलग से एक चैप्टर है रिदम डिस्टर्बेंस के ऊपर, मैं वो मेडिकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट वो रिदम डिस्टर्बेंस होने से भी पेशेंट की जान जा सकती है। अब वो रिदम डिस्टर्बेंस सॉरी हो सकता है 24 घंटे में एक बार ही हो रहा हो, या 2 दिन में एक बार हो रहा हो, या 1 घंटे में ही 10 बार हो रहा हो। तो ये देखने के लिए हम होल्टर मॉनिटरिंग कराते हैं कि पेशेंट की ईसीजी जो ईसीजी है क्या वो 24 घंटे इसी तरीके की ईसीजी चल रही है, या 24 घंटे के बाद या 24 घंटे के अंदर 2 बार या 3 बार उसकी ईसीजी में कुछ चेंजेस अगर आ रहे हैं तो वो हम होल्टर मॉनिटरिंग से पकड़ सकते हैं। तो इसलिए हम 24 घंटे के लिए उसको एक मशीन लगा देते हैं जिसके अंदर 24 घंटे उसकी ईसीजी रिकॉर्डिंग होती रहती है, और देन दूसरे दिन हम उस मशीन को हटा के और उसका ईसीजी इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं। तो ये सब मैंने जो आपको बताया ये केवल कार्डिक के बारे में बताया। इसी तरीके से ब्रेन की जो डिजीज़ेस हैं उनके लिए भी अलग अलग इन्वेस्टिगेशन की अलग अलग यूटिलाइजेशन है ना। जैसा कि मैंने अभी चेस्ट पेन का ही एग्जांपल लिया, सपोज़ पेशेंट को स्वेटिंग नहीं हो रहा था, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था, या मतलब हाथों तक नहीं जा रहा था, सपोज़ उसका वो पेन जो है वो बैक में जा रहा है ना, और उसको ऐसे झुक के रहने से उसको आराम मिल रहा है, तो वो पेंक्रेटाइटिस हो सकता है। सपोज़ पेशेंट का पेन रेडिएट नहीं हो रहा है, पेशेंट को गैस्ट्राइटिस जैसा, एसिडिटी जैसा उसको लग रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है, वो कोलिलिथियासिस हो सकता है, यानी उसकी गॉल स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से अगर सपोज़ पेंक्रेटाइटिस है तो फिर लाइपेज वगैरह कराना पड़ेगा। अगर हम कोलिलिथियासिस सोच रहे हैं तो यूएसजी एब्डोमेन कराना पड़ेगा, सीटी एब्डोमेन। तो कहने का मतलब हर चीज़ की अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू है और अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, मतलब कि किसकी रिपोर्ट क्या आने पे हमको क्या करना चाहिए, है ना। तो कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ लोग हंसी मजाक में बोलते हैं और कुछ लोग सीरियसली भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो डॉक्टर्स को पैसे बनाने का काम है, ये तो अब सारे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। ऐसा नहीं होता। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि क्योंकि डॉक्टर्स आर इन मेडिको लीगली रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो, तो कई बार हमको अपने आप को सही साबित करने के लिए कि पेशेंट कोर्ट में जाके बाद में केस ना कर दे कि देखिए इन्होंने तो हमको अच्छे से देखा नहीं और हमारा ऐसा ट्रीटमेंट कर दिया और वो गलत हो गया, तो उसके लिए हमको खुद को भी प्रूफ रखना पड़ता है अपनी सेफ्टी के लिए, ये दिखाने के लिए कि नहीं हमने सब इन्वेस्टिगेशन करके ही इनका इलाज किया है और वो इलाज ठीक है। क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले भी 1-2 वीडियोज़ में बताया है कि कोर्ट के अंदर वो लोग डिसीजन लेते हैं जिनको खुद को डॉक्टर्स से कम पता होता है। तो वो लोगों को हम इतनी पूरी मेडिकल साइंस नहीं समझा सकते, जो कि 10-15 साल जो हम लोग पढ़ के आए हैं
वो केवल जो पेपर्स पे जो लिखा हुआ है, जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर आया है कि हाँ ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव उसको मानेंगे, जो नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो ये भी एक रीज़न है कि कुछ कुछ पेशेंट्स के अंदर हमको 99% श्योर हैं हम कि ये इसके अंदर बीमारी होगी, बट क्योंकि हमको बाद में एक जज को भी एक चीज़ प्रूव करनी है कि नहीं ये देखिए ये इसमें सही थी, इसलिए हमने इसका ऑपरेशन किया, तो भी हमको कई बार इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई कार्डिक का एक, क्योंकि कार्डिक का ही टॉपिक चल रहा है तो मैं एक आपको बात बता दूं कि कुछ कुछ पेशेंट्स के अंदर ईसीजी की रिदम देख के या होल्टर मॉनिटरिंग देख के हमको पेस मेकर भी हम एडवाइस करते हैं, जिसके अंदर कि हमको लगता है कि नहीं ये पेशेंट का रिदम ठीक नहीं चल रहा है, इसकी हार्ट बीट कभी भी बंद हो सकती है या कभी भी इरेग्युलर हो सकती है। तो जिसमें बंद हो सकती है उसमें तो पेसमेकर काम करेगा, बट जिसमें इरेग्युलर हो सकती है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया फिब्रिलेशन वगैरह बोलते हैं, तो उसके अंदर पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो उसके अंदर पेसमेकर के साथ और एक मशीन जो होती है जो कि उसी के अंदर इंक्लूड होती है, जिसको कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर बोला जाता है, तो वो भी हम लोग सजेस्ट करते हैं। बट देन मैं जैसा कि मैं, हाँ जी, एक्चुअली कट गया था। तो जो कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर जो हम लगाते हैं वो भी हम ईसीजी की रीडिंग्स देख के या ईसीजी का ये होल्टर मॉनिटरिंग देख के ही लगाते हैं कि किस में कौन सा एरिथमिया ज़्यादा हो रहा है, उसको कौन से किस तरीके के कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब कुछ था क्यों हम लोग अलग अलग टेस्ट अलग अलग बीमारी में कराते हैं। और अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं बाद में एक बार कोशिश करूँगा कि ब्रेन के ऊपर भी इस तरीके का वीडियो बनाऊँ कि हम क्यों ईईजी, सीटी स्कैन ब्रेन, एमआरआई या कॉन्ट्रास्ट सीटी हम क्यों कराते हैं। बट ये सभी बीमारियों के अंदर एक उसी मीन्स एक सेट ऑफ टेस्ट होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ अलग अलग बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए कराए जाते हैं। इसमें कोई भी ऐसा पैसा बनाने वाली या कोई मतलब इस तरीके की बात नहीं है। तो आप ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।